बाल मुकुंद गुप्त। 1905 में इनका एक निबंध भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। जैसा कि बाल मुकुंद गुप्त के बारे में हमें मालूम है कि ये भारत मित्र के संपादक थे और इनका जन्म रोहतक में 1865 में हुआ था और मृत्यु 1907 में हुई थी। इन्हें मुख्य रूप से व्यंग विनोद का निबंधकार माना जाता है और इन्हें शिव शंभू के चिट्ठे के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यह वह दौर था जिस समय ब्रिटिश शासन में कोई खुलकर कुछ बोल नहीं सकता था। शिव शंभू इनके द्वारा रचित एक पात्र है, मस्त मौला पात्र है, जिसके माध्यम से ये तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का विरोध करते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे भारत मित्र में समय समय पर प्रकाशित होने वाले 8 ऐसे चिट्ठे थे जिसकी सूची आपके सामने है। जो छठी चिट्ठी थी उसका नाम है एक दुराशा, जिसका अध्ययन और व्याख्या आज हम करने जा रहे हैं। ये सभी चिट्ठे 1903 से 1905 के बीच लिखे गए थे और भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। यह वही समय है जब यहाँ पर लॉर्ड कर्जन वायसराय गवर्नर के रूप में नियुक्त थे। इनके द्वारा रचित इन चिट्ठों में शिव शंभू शर्मा नाम का एक पात्र है जो तमाम तरह के प्रश्नों के साथ सीधे सत्ता से जूझता है, प्रश्न करता है। विजेंद्र स्नातक एक बड़े आलोचक हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय के एचओडी रह चुके हैं। इन्होंने इस पर एक आलेख लिखा था, गूंगी प्रजा का वकील शिव शंभू शर्मा। इन 8 चिट्ठों में गूंगी प्रजा का वकील का संदर्भ एक दुराशा के अंतिम पैराग्राफ में ही दिखाई दे जाता है, जो हम पाठ जब पढ़ेंगे तो उसमें नजर आएगा। तो जैसा मैंने बताया, शिव शंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की आलोचना करता है और लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारतीय प्रतिनिधि के रूप में, ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में भारत में उपस्थित रहा। आप एक सूची भी देख सकते हैं, कई नाम आपको पहले से भी परिचित होगा क्योंकि ये दिल्ली और कई क्षेत्रों में इसके नाम से कुछ कुछ है। जैसे मेयो कॉलेज का नाम सुना होगा, लैंसडाउन का नाम सुना होगा, मिंटो रोड का सुना होगा, हार्डिंग का सुना होगा, इरविन का नाम सुना होगा, माउंटबेटन का नाम सुना होगा। तो खैर, हम आरंभ करते हैं ये निबंध। नारंगी के रस में जाफरानी बसंती बूटी, छान कर शिव शंभू शर्मा खटिया पर पड़े मौजों का आनंद ले रहे थे। कहने का मतलब, शिव शंभू शर्मा भांग पीकर खटिया पर लेटे हुए थे और ख्याली घोड़ों की बागें ढीली करके सपने में घूम रहे थे। हाथ पांव को भी स्वाधीनता दे दी गई थी, यानी पीने के बाद वो फैल कर खटिया पर सो रहे थे। खटिया के तूल अरज की सीमा, यानी जो लंबाई चौड़ाई होती है, उसका उल्लंघन करके वे हाथ पांव इधर उधर लुढ़ के पड़े थे। तो कुछ देर इसी प्रकार शर्मा जी का शरीर खटिया पर था और ख्याली दुनिया में वो खोए हुए थे कि तभी एक सुरीली गाने की आवाज सुनकर वे चौंक उठे। कन रसिया शिव शंभू, यानी कि वो संगीत प्रेमी थे और वो खटिया से उठ बैठे। जब कान लगाकर सुना तो उनको सुनाई दिया एक गीत, चलो चलो आज खेले होली कन्हैया घर। तूलो अर्ज का अर्थ लंबाई चौड़ाई होता है, जैसा मैंने आपको साथ में लिखकर दिखाया है।
अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। संगीत सुनने के बाद वो कमरे से निकलकर बरामदे में खड़े हुए। पता चला कि पड़ोस में किसी अमीर के यहाँ पर गाने बजाने की महफिल हो रही है। कोई सुरीली लय से उक्त होली गा रहा है। साथ ही देखा बादल घिरे हुए हैं, बिजली चमक रही है, रिमझिम झड़ी लगी हुई है। बसंत में सावन देखकर अक्ल जरा चक्कर में पड़ी। विचारने लगे कि गाने वाले को मलार गाना चाहिए था, ना कि होली। साथ ही ख्याल आया कि फाल्गुनी सुदी है, बसंत के विकास का समय है, वह होली क्यों न गावे। इसमें तो गाने वाले की नहीं, विधि की भूल है, जिसने बसंत में सावन बना दिया है। कहाँ तो चांदनी छिटकी होती, निर्मल वायु बहती, कोयल की कूक सुनाई देती। कहाँ भादों की सी अंधियारी है, वर्षा की झड़ी लगी हुई है। ओह, कैसा ऋतु विपर्य है। इन पंक्ति में जो महत्वपूर्ण बात है वो ऋतु विपर्य निबंध में इसकी तरफ एक संकेत छिपा हुआ है। यानी बसंत का मौसम है, फाल्गुन में होली के गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन मौसम कैसा है? बारिश का। तो ये विधि की भूल है या विधाता की भूल है, इस भ्रम में शिव शंभू वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहा है। बसंत का मौसम कैसा होता है? निर्मल वायु बहती है, कोयल की कूक सुनाई देती है, लेकिन यहाँ पर तो सावन की तरह भादों किसी अंधियारी है और वर्षा हो रही है। इस ऋतु विपर्य का संदर्भ हम आगे जाकर देखेंगे। हमें मालूम है कि हिंदी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। पहला महीना चैत्र होता है और आखिरी महीना फागुन। तो मौसम या ऋतु विपर्य को छोड़कर अब वो उस गीत के बारे में सोचने लगे जो उन्हें सुनाई दिया था, चलो चलो आज खेले होली कन्हैया घर। क्या अर्थ आता है उनके मन में कि होली खिलैया कहते हैं कि चलो आज कन्हैया के घर होली खेलेंगे। यहाँ पर कन्हैया कौन है? कृष्ण, जो ब्रज के राजकुमार हैं। और खेलने वाले कौन हैं? जो ग्वाल बाल हैं, यानी उनकी प्रजा। अब इस विचार ने शिव शंभू शर्मा को और भी चौंका दिया कि क्या भारत में भी ऐसा समय था जब प्रजा के लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे और राजा प्रजा मिलकर आनंद मनाते थे? क्या इसी भारत में राजा लोग प्रजा के आनंद को किसी समय अपना आनंद समझते थे? तात्पर्य ये है कि शिव शंभू यह विचार करता है कि एक समय ऐसा भी था जहाँ पर राजतंत्र और लोकतंत्र एक मिक हो गया है और आनंद का समाजीकरण हो गया है। अब ये विचार वहाँ ऋतु विपर्य से जोड़कर देखिए। मौसम है बारिश का बाहर और समय है होली का। ठीक इसी तरह से होली के गीत से कृष्ण का संदर्भ उठाने के बाद वो अपने समय की चर्चा करते हैं कि अच्छा, यदि आज शिव शंभू शर्मा अपने मित्र वर्ग सहित अबीर गुलाल की झोलियां भरे, रंग की पिचकारियां लिए अपने राजा के घर होली खेलने जाए तो कहाँ जाए? राजा दूर 7 समुंदर पार है। राजा का केवल नाम सुना है, न राजा को शिव शंभू ने देखा, न राजा ने शिव शंभू को। देखिए ये आखिरी पंक्ति कितना अच्छा व्यंजना रखता है कि उनका देश ऐसे शासक के हवाले है जिसने आज तक भारत को देखा भी नहीं है। 1905 में जब ये लिखा गया था तो विक्टोरिया शासन तो 1901 में समाप्त हो गया था। उनका पुत्र जो था एडवर्ड तृतीय, उसके हाथ में सत्ता थी और देश में लॉर्ड कर्जन प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर मौजूद था। चलो खैर, राजा नहीं, उसने अपना प्रतिनिधि भारत में भेजा है। यहाँ सांकेतिक रूप से लॉर्ड कर्जन की तरफ इशारा है। कृष्ण द्वारका ही में है, पर उद्धव को प्रतिनिधि बनाकर
ब्रजवासियों को संतोष देने के लिए ब्रज में भेजा है। क्या उस राज प्रतिनिधि के घर जाकर शिव शंभू होली नहीं खेल सकता? अब देखिए यहाँ पर कृष्ण यहाँ पर विक्टोरिया के शासनकाल के पश्चात जो एडवर्ड का शासन आता है उनका प्रतीक बना है, और उद्धव जो हैं प्रतीक बनकर आ रहे हैं लॉर्ड कर्जन का। लेकिन ये तो द्वापर युग की बात थी। इस कलयुग में शंभू ऐसा सोच भी नहीं सकता कि वह कृष्ण के साथ होली खेल ले। इस यहाँ पर उद्धव और कृष्ण के संदर्भ से याद आता है कि भ्रमर गीत में जो गोपियाँ हैं वो उद्धव के निर्गुण प्रेम को धता बताते हुए अपने प्रेम की महत्ता स्थापित करती है। भ्रमर गीत में एक पंक्ति है, उद्धव मन न भय बदस बीस, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। हालांकि ये प्रासंगिक यहाँ पर नहीं है भ्रमर गीत सार, लेकिन विशेष में कभी व्याख्या के लिए आ जाए तो इसे आप लिख सकते हैं। भ्रमर गीत लिखने वाले कई कवि हुए हैं, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, द्वापर के रचयिता मैथिली शरण गुप्त और जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे लिखते हैं, उफ, यह विचार वैसा ही बेतुका है जैसे अभी वर्षा में होली गाई जाती थी। आप देखें यहाँ पे जो ऋतु विपर्य था वो ठीक इस संदर्भ से जोड़ रहा है। आगे लिखते हैं, पर इसमें गाने वाले का क्या दोष है, वह तो समय समझकर ही गा रहा था। यदि वसंत में वर्षा की झड़ी लगे तो गाने वाले को मलार गाना चाहिए। सचमुच बड़ी कठिन समस्या है। कृष्ण है, उद्धव है, पर ब्रजवासी उनके निकट भी नहीं फटकने पाते। राजा है, राज प्रतिनिधि है, पर प्रजा की उन तक रसाई नहीं। सूर्य है, धूप नहीं, चंद्र है, चांदनी नहीं। हालांकि ये गद्यांश की पंक्तियां हैं, लेकिन अलंकार के ख्याल से भी 1 मिनट में समझ लेते हैं कि अगर ऐसी पंक्तियां आती हैं तो उसमें एक अलंकार भी होता है कार्य कारण संबंध का। और कार्य कारण संबंध के जो अलंकार हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक विभावना और विशेषोक्ति। ये दोनों जो है अर्थालंकार हैं। अर्थालंकार के कई प्रकार हैं, उनमें से विभावना वहाँ होती है जहाँ पर कारण के न होने पर भी जहाँ कार्य हो। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। और विशेषोक्ति क्या है, जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है। जैसे कि अभी ऊपर की पंक्तियों में हमने देखा, धूप है, सूर्य है, धूप नहीं, और चंद्र है, चांदनी नहीं। तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है, हालांकि गद्यांश में नहीं देखा जाता। ये भी विशेष संदर्भ में आप लिख सकते हैं। आगे लिखते हैं बाल मुकुंद गुप्त, माय लॉर्ड, नगर ही में है, पर शिव शंभू उनके द्वार तक नहीं फटक सकता है। उनके घर चलकर होली खेलना तो विचार ही दूसरा है। माय लॉर्ड के घर तक प्रजा की बात नहीं पहुंच सकती, बात की हवा नहीं पहुंच सकती। जहांगीर की भांति उसने अपने शयनागार तक ऐसा कोई घंटा नहीं लगाया जिसकी जंजीर बाहर से हिलाकर प्रजा अपनी फरियाद उससे सुना सके। नहीं आगे को लगाने की आशा है। आजकल आप देख रहे होंगे औरंगजेब पे काफ़ी चर्चा हो रही है। कोई उसे क्रूर बता रहा है, कोई उसे उदार बता रहा है। यहाँ ऐसा लगता है कि 100-150 साल पहले जब बाल मुकुंद गुप्त के समय में जहांगीर के एक प्रजा पालक रूप को आप यहाँ देख सकते हैं। जहांगीर अकबर के पुत्र थे। आगे लिखते हैं बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू के माध्यम से प्रजा की बोली वह नहीं समझता, उसकी बोली प्रजा नहीं समझती। प्रजा के मन का भाव वह न समझता है, न समझना चाहता है। उनके मन का भाव न प्रजा समझ सकती है, न समझने का कोई उपाय है। अब देखिए,
प्रजा की बोली लॉर्ड कर्जन नहीं समझ सकता क्योंकि उसकी भाषा अंग्रेजी है। अच्छा, बोली का अर्थ ये नहीं है कि ये भाषा के ही संदर्भ में लिया जा रहा है। प्रजा का जो दुख दर्द है, जो उसकी पीड़ा है, जो उनकी समस्याएं हैं, वह नहीं समझ सकता। आगे लिखते हैं कि लॉर्ड कर्जन का दर्शन ही दुर्लभ है, उसका दर्शन ही दुर्लभ है। द्वितीया की चंद्र की भांति, यानी जिसे दूज का चांद कहते हैं, उसकी भांति कभी कभी बहुत देर तक नजर गड़ाने से उसका चंद्रानन दिख जाता है, यानी चंद्रमा रूपी आनन मुख दिख जाता है तो दिख जाता है। लोग उंगलियां से इशारे करते हैं कि वह है, किंतु दूज के चांद के उदय का भी एक समय है, लोग उसे जान सकते हैं। माई लॉर्ड के मुख चंद्र के उदय के लिए कोई समय भी नियत नहीं। अब यहाँ पे व्यंग है कि दूज का चांद भी नजर आ सकता है, लेकिन लॉर्ड कर्जन नजर नहीं आ सकते। आगे लिखते हैं, अच्छा, जिस प्रकार इस देश का निवासी माई लॉर्ड का चंद्रानंद देखने को टकटकी लगाए रहता है, या जैसे शिव शंभु शर्मा जी के में अपने देश के माई लॉर्ड से होली खेलने की आई, इस प्रकार कभी माई लॉर्ड को भी इस देश के लोगों की सुध आती होगी। क्या कभी श्रीमान का जी होता होगा कि अपनी प्रजा में, जिसके दंड मुंड के विधाता होकर आए हैं, किसी एक आदमी से मिलकर उसके मन की बात पूछें या कुछ आमोद प्रमोद की बातें करके उसके मन को टटोलें। जैसा कि मालूम था कि लॉर्ड कर्जन इस देश के कर्ता धर्ता बनकर एडवर्ड के द्वारा भेजे गए थे। हालांकि बाद में एडवर्ड के द्वारा भेजे गए थे, पहले तो वो विक्टोरिया शासन में ही भारत आ गए थे। तो सांकेतिक रूप से, व्यंग्यात्मक रूप से शिव शंभु कह रहे हैं कि माई लॉर्ड को ड्यूटी का ध्यान दिलाना सूर्य को दीपक दिखाना है। वह स्वयं श्रीमुख से कह चुके हैं कि ड्यूटी में बंधा हुआ मैं इस देश में फिर आया। यह देश मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे ड्यूटी और प्यार की बात श्रीमान के कथन से ही तय हो जाती है, उसमें किसी प्रकार की हुज्जत उठाने की जरूरत नहीं है, यानी इसमें बहस करने की जरूरत नहीं। तथापि यह प्रश्न आपसे आप जी में उठता है कि इस देश की प्रजा से प्रजा के माई लॉर्ड का निकट होना और प्रजा के लोगों की बात जानना भी उस ड्यूटी की सीमा तक पहुंचा है या नहीं। यदि पहुंचा है तो क्या श्रीमान बता सकते हैं कि अपने 6 साल के लंबे शासन में इस देश की प्रजा को क्या जाना और उससे क्या संबंध उत्पन्न किया। जो पहरेदार सिर पर फेंटा बांधे, यानी पगड़ी बांधे, हाथ में संगीनदार बंदूक लिए, यानी चाकू लगे हुए बंदूक जो ऊपर की तरफ होता है, काठ के पुतलों की भांति गवर्नमेंट हाउस के द्वार पर दंडायमान रहते हैं, यानी खड़े रहते हैं। गवर्नमेंट हाउस ब्रिटिश लोगों के लिए बनाया गया था। यह छाया की मूर्ति की भांति जरा इधर उधर हिलते डुलते दिखाई दे जाते हैं। कभी उनको भूले भटके आपने पूछा है कि कैसे गुजरती है। किसी काले प्यादे चपरासी या खानसामा आदि से कभी आपने पूछा कि कैसे रहते हो, तुम्हारे देश की क्या चाल ढाल है, तुम्हारे देश के लोग हमारे देश को कैसा समझते हैं। क्या इस नीचे दर्जे के नौकर चाकरों को कभी माई लॉर्ड के श्रीमुख से निकले हुए अमृत रूपी वचनों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, या खाली पेड़ों पर बैठी चिड़ियों का शब्द ही उनके कानों तक पहुंच कर रह गया। क्या कभी सैर तमाशे में टहलने के समय या किसी एकांत स्थान में इस देश के किसी आदमी से कुछ बातें करने का अवसर मिला, अथवा इस देश के प्रतिष्ठित बेगरज आदमी को अपने घर पर बुलाकर इस देश के लोगों के सच्चे विचार जानने की चेष्टा की, अथवा कभी विदेश या रियासतों के दौरे में उन लोगों के सिवा जो झुक झुक कर लंबी सलामें करने आए हों, किसी सच्चे और बेपरवाह आदमी से कुछ पूछने या कहने का कष्ट किया। देखिए, बहुत ही सरल अंदाज में
शिव शंभू लॉर्ड कर्जन से सीधा सीधा प्रश्न कर रहे हैं। आपको पता है कि भारत मित्र के संपादक होने के नाते बाल मुकुंद गुप्त सीधा सीधा प्रश्न सत्ता से नहीं कर सकते थे, उनको अपनी रोजी रोटी चलानी थी। तो शिव शंभू एक छद्म, एक काल्पनिक पात्र है जिसके माध्यम से वो अपनी सारी बातें कह पा रहे हैं, और ये बहुत हिम्मत का काम था उस जमाने में। आगे वो कहते हैं, सुनते हैं कि कलकत्ते में श्रीमान ने कोना कोना देख डाला। भारत में क्या भीतर और क्या सीमाओं पर कोई जगह देखे बिना नहीं छोड़ी। बहुतों का ऐसा ही विचार था, पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परीक्षणोत्तीर्ण छात्रों की सभा में चांसलर का जामा पहनकर माय लॉर्ड ने जो अभिज्ञता प्रकट की, उससे स्पष्ट हो गया कि जिन आंखों से श्रीमान ने देखा उनमें इस देश की बातें ठीक देखने की शक्ति न थी। सारे भारत की बात जाए, इस कलकत्ते ही में देखने की इतनी बातें हैं कि केवल उनको भली भांति देख लेने से भारतवर्ष की बहुत सी बातों का ज्ञान हो सकता है। माय लॉर्ड के शासन के 6 साल हालवेल के स्मारक में लाठ बनवाने, ब्लैक हॉल का पता लगाने, अख्तर लॉनी की लाठ को मैदान से उठवाकर वहाँ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाने, गवर्नमेंट हाउस के आसपास अच्छी रोशनी, अच्छे फुटपाथ और अच्छी सड़कों का प्रबंध कराने में बीत गए। दूसरा दौरा भी वैसे ही कामों में बीत रहा है। संभव है कि उसमें भी श्रीमान के दिल पसंद अंग्रेजी मोहल्लों में कुछ और बड़ी बड़ी सड़कें निकल आएं और गवर्नमेंट हाउस की तरफ के स्वर्ग की सीमा और बढ़ जाए। तो आप देख सकते हैं कि उस समय तत्कालीन कलकत्ता में ब्रिटिश साम्राज्य के तहत कौन कौन से स्मारक और बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी। आगे लिखते हैं, पर नगर जैसा अंधेरे में था वैसा ही रहा, क्योंकि उसकी असली दशा देखने के लिए और ही प्रकार की आंखों की जरूरत है। जब तक वह आंखें न होंगी यह अंधेरा यूं ही चला जाएगा। यदि किसी दिन शिव शंभू शर्मा के साथ माय लॉर्ड नगर की दशा देखने चलते, तो वह देखते कि इस महानगर की लाखों प्रजा भेड़ों और सुअरों की भांति सड़े गंदे झोपड़े में पड़ी लौटती है। उनके आसपास सड़ी बदबू और मैले सड़े पानी के नाले बहते हैं। कीचड़ और कूड़े के ढेर चारों ओर लगे हैं। उनके शरीरों पर मैले कुचैले फटे चिथड़े लिपटे हुए हैं। उनमें से बहुतों को आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढांकने को कपड़ा नहीं मिलता। जाड़े में सर्दी से अकड़ कर रह जाते हैं और गर्मी में सड़कों पर घूमते तथा जहाँ तहाँ पड़े फिरते हैं। बरसात में सड़े सीले घरों में भीगे पड़े रहते हैं। सारांश यह है कि हर एक ऋतु की तीव्रता में सबसे आगे मृत्यु के पद पर वही अनुगमन करते हैं। मौत ही एक है जो उनकी दशा पर दया करके जल्द जल्द उन्हें जीवन रूपी रोग के कष्ट से छुड़ाती है। यानी इन समस्याओं को सत्ता के द्वारा किसी भी तरह से दूर नहीं किया जा रहा, बल्कि जो उनकी समस्याएं हैं उसी में वो अपना मृत्यु पाकर उससे मुक्त हो पाते हैं। तो ये बड़ा ही दुखद प्रसंग है और इसको बड़ा ही मार्मिक रूप से शिव शंभू ने अपने निबंध में उकेरा है। आगे लिखते हैं, परंतु क्या इनसे भी बढ़कर और दृश्य नहीं है? हाँ है, पर जरा और स्थिरता से देखने के हैं। बालू में बिखरी हुई चीनी को हाथी अपने सूंड से नहीं उठा सकता, उसके लिए चींटी की जिह्वा दरकार है। इसी कलकत्ते में, इसी इमारतों के नगर में, माय लॉर्ड की प्रजा में हजारों आदमी ऐसे हैं जिनको रहने को सड़ा झोपड़ा भी नहीं है। गलियों और सड़कों पर घूमते घूमते जहाँ जगह दिखते हैं वहीं पड़ रहते हैं। पहरे वाला आकर डंडा लगाता है तो सरक कर दूसरी जगह जा पड़ते हैं। बीमार होते हैं तो सड़कों पर ही पड़े पांव पीट कर मर जाते हैं। कभी आग जलाकर खुले मैदान में पड़े रहते हैं, कभी कभी हलवाइयों की भट्टियों से चिमट कर रात काट देते हैं। नित्य इनकी 2-4 लाशें जहाँ तहाँ से पड़ी हुई पुलिस उठाती है।
भला माई लॉर्ड तक उनकी बातें कौन पहुंचावे। दिल्ली दरबार में भी, जहां सारे भारत का वैभव एकत्र था, सैकड़ों ऐसे लोग दिल्ली की सड़कों पर भी पड़े दिखाई देते थे, परंतु उनकी ओर देखने वाला कोई न था। लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार के दौरान जो है हाथियों की और बड़ी प्रदर्शनी, बहुत साज सज्जा वाली प्रदर्शनी की थी। श्री शंभू के चिट्ठे के किसी और निबंध में इसका विस्तृत जिक्र, विवरण आपको मिल जाएगा। आगे लिखते हैं, यदि माय लॉर्ड एक बार इन लोगों को देख पाते तो पूछने को जगह हो जाती कि वह लोग भी ब्रिटिश राज्य के सिटीजन हैं या नहीं। यदि हैं तो कृपा पूर्वक पता लगाइए कि उनके रहने के स्थान कहाँ हैं और ब्रिटिश राज्य से उनका क्या नाता है। क्या कहकर वो अपने राजा और उसके प्रतिनिधि को संबोधित करें, किन शब्दों में ब्रिटिश राज्य को आशीष दें। क्या यूं कहें कि जिस ब्रिटिश राज्य में हम अपनी जन्मभूमि में एक अंगुल भूमि के अधिकारी नहीं हैं, जिसमें हमारे शरीर को फटे चिथड़े भी नहीं जुड़े और न कभी पापी पेट को पूरा अन्न मिला, उस राज्य की जय हो। उसका राज प्रतिनिधि हाथियों का जुलूस निकालकर सबसे बड़े हाथी पर चंवर छत्र लगाकर निकले और स्वदेश में जाकर प्रजा के सुखी होने का डंका बजावे। देखिए कि किस तरह से ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ पर अंग्रेज जो है दिखावा और बाकी तामझाम में लोगों के कष्ट को नज़रअंदाज कर रहे थे। आगे लिखा गया, इस देश में करोड़ों प्रजा ऐसी हैं जिसके लोग जब संध्या सवेरे किसी स्थान पर एकत्र होते हैं तो महाराज विक्रम की चर्चा करते हैं और उन राजा महाराजाओं की गुणावली का वर्णन करते हैं जो प्रजा का दुख मिटाने और उनके अभावों का पता लगाने के लिए रात को वेश बदलकर निकला करते थे। अकबर के प्रजा पालन और बिरबल के लोक रंजन की कहानियाँ कहकर वह जी बहलाते हैं और समझते हैं कि न्याय और सुख का समय बीत गया। अब वह राजा संसार में उत्पन्न नहीं होते जो प्रजा के सुख दुख की बातें उनके घरों में आकर पूछ जाते थे। महारानी विक्टोरिया को वह अवश्य जानते हैं कि वह महारानी थीं। अब उनके पुत्र यानी एडवर्ड, मैंने तृतीय कहा था, नहीं, ये है सातवां, एडवर्ड सातवां, जो उनके पुत्र हैं, उनकी जगह राजा और इस देश के प्रभु हुए हैं। उनको इस बात की खबर तक भी नहीं कि उनके प्रभु के कोई प्रतिनिधि हैं, यानी एडवर्ड को पता भी नहीं है कि उनके प्रतिनिधि यानी लॉर्ड कर्जन हैं और वह इस देश के शासन के मालिक होते हैं तथा कभी कभी इस देश की 30 करोड़ प्रजा का शासन करने का घमंड भी करते हैं, अथवा मन चाहे तो इस देश के साथ बिना कोई अच्छा बर्ताव किए भी यहाँ के लोगों को झूठा, मक्कार ये कहकर अपनी बड़ाई करते हैं। आप सूची देख सकते हैं ब्रिटिश शासन का। 1857 के बाद विक्टोरिया के हाथ में शासन आ गया था। उसके बाद जब हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं तो भारतेंदु के दौर में भी विक्टोरिया शासन रहा। फिर 1900 के बाद एडवर्ड, फिर जॉर्ज पंचम वगैरह, और फिर ये शासन ब्रिटिश काल की सूची आपके सामने है। आगे वो लिखते हैं कि इन सब विचारों ने इतनी बात तो श्री शंभू के जी में भी पक्की कर दी कि अब राजा प्रजा के मिलकर होली खेलने का समय गया। जो बाकी था वह कश्मीर नरेश महाराजा रणवीर सिंह के साथ समाप्त हो गया। हालांकि रणवीर सिंह को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है कि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता का साथ दिया था, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रजा के साथ वहाँ उदार थे। संभवतः इसी कारण यहाँ पर उनका उल्लेख किया गया है। तो आगे लिखते हैं, इस देश में उस समय के फिर लौटने की जल्द आशा नहीं। इस देश की प्रजा का अब वह भाग्य नहीं है। साथ ही राजपुरुष का भी ऐसा सौभाग्य नहीं है जो यहाँ की प्रजा के अकिंचन प्रेम के प्राप्त करने की परवाह करे। माय लॉर्ड अपने शासन काल का सुंदर से सुंदर सचित्र इतिहास स्वयं लिखवा सकते हैं। वह प्रजा के प्रेम की क्या परवाह करेंगे।
तो इस तरह से हम आखिरी पैराग्राफ पे आ गए हैं, जिसमें लिखते हैं, तो भी इतना संदेश भंगड़ शिवशंभु शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहते हैं कि आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो कभी कभी पागल समझकर ही स्मरण कर लेना। वह आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील है, जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ करना नहीं चाहते। एक फारसी का यहाँ पर पंक्ति है, वह मुलाजिमाने सुल्तान के रसानद ई द्वारा की बशुक्रे बादशाही जे नज़र भरा गदारा। इसका अर्थ है कि बादशाह दो जहां के गुलामों तक और उनके ज़रिए उस बारगाहे आली तक काश ये इल्तिजा कोई पहुंचा दे कि दोनों जहान की सरवरी मिलने की शुक्राने में हुजूरे आली इस गदाए हकीर को अपनी निगाहों से दूर न करें। कहने का अर्थ ये है कि जहाँ शिवशंभु अपने आप को प्रजा का एक वकील कहता है और व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है कि अभी तो वो अनपढ़ ही है, लेकिन एक दिन जब वो शिक्षित होकर मुंह खोलेगा तब आप उसकी भी बात सुन लेंगे। तो कुल मिलाकर यह बड़ा ही व्यंग विनोदपूर्ण लिखा गया एक बढ़िया निबंध है और बाल मुकुंद गुप्त इसी तेवर के लिए जाने जाते हैं।